पॉलिटी क्लास डे 10। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में आगे की भाग। फंडामेंटल राइट्स में मेरे प्यारे साथियों हम लोग पढ़ चुके थे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18। दूसरा हम लोग पढ़ चुके थे स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 22। हम लोग उसके बाद शोषण भी पढ़ लिए थे 23 और 24। उसके बाद हम लोग धार्मिक आज़ादी भी पढ़ लिए थे 25 से 28। यानी 14 से लेके 28 तक एक एक आर्टिकल हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और पूरा चीज देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे 29 और 30 में क्या है और संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, आर्टिकल 32 क्या है। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार, जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। हम बात करेंगे संवैधानिक उपचार मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक। तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक, ये दोनों आर्टिकल विशेषकर अल्पसंख्यक के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? तो ये होता है अल्पसंख्यक विशेष के लिए, अल्पसंख्यक विशेष के लिए होता है। ये दोनों बातें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कही गई हैं? तो माइनॉरिटीज के लिए कही गई हैं, अल्पसंख्यक के लिए बातें कही गई हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक अपनी अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। शिक्षा व संस्कृति संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, रख सकते हैं। बस ये वर्ड आप एक लाइन याद कर लो, बात खत्म। जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनकी जो भी एजुकेशन होगी या उनकी जो भी कल्चर होगी वो अपने कल्चर को संरक्षित कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बनाए रखने का उनका अधिकार होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक अपने, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति को, तो शिक्षा में क्या आता है? भाषा आती है, यानी अल्पसंख्यक अपने भाषा का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने भाषा की रक्षा कर सकते हैं। तो अपने भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने लिए विद्यालय खोल सकते हैं और वही है आपका आर्टिकल नंबर 30। यानी एक लाइन यहां पर हम अगर जोड़ना चाहें तो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अपने शिक्षा को बनाए रखने के लिए, शिक्षा को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। शिक्षण संस्थान शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, खोल सकते हैं। इसका मतलब जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने भाषा के प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लिए स्पेशल स्कूल खोल सकते हैं। जैसे आप लोग को याद होगा मदरसा, मुसलमान भारत में माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी कहने का मतलब जिसकी संख्या 20% से कम होती है वो माइनॉरिटीज में आते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान सबसे बड़े माइनॉरिटीज के रूप में होते हैं। या मुसलमान अपने लिए क्या खोल सकते हैं? मदरसा स्कूल। आपने देखा होगा गाँव में मदरसा भी होता है, ठीक है। तो जो मदरसा है वो एक तरीके के आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग उसका स्टेबल किया गया है। लाइक एग्जांपल अगर आपने देख लिया तो यहाँ एग्जांपल भी अगर आ सकता है आपके पेपर में, तो एग्जांपल में आप जानते हो मदरसा, ठीक है। मदरसा एक ऐसा संस्थान है जहां उर्दू के प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया था, जिसमें उर्दू की, उसी तरह भाषाई अल्पसंख्यक में आप एक चीज देखते होंगे कि संस्कृत के लिए एक स्पेशल विद्यालय खोल दिया गया है, संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय। तो वो भाषाई अल्पसंख्यक की बात करते हैं। वैसे यहाँ पर भी भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हिंदू धर्म में संस्कृत को प्रोटेक्ट करने के लिए, संस्कृत को प्रोटेक्ट करने के लिए संस्कृत महाविद्यालय, संपूर्णानंद महाविद्यालय खोला गया, उसी तरह उर्दू को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या खोला जाता है? मदरसा खोला जाता है। इसी के क्लास 1-2 में ये बात कही गई कि मान लो कि अगर सरकार उसके लिए जमीन लेती है तो बदले में आपको उचित मुआवजा देगी वगैरह, इन सब चीजों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो 29 में आपने देख लिया कि अल्पसंख्यक जो है वो अपने लिए अपनी शिक्षा व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, और 30 में सिर्फ यही बात आपको जोड़ देना है कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा को बनाए रखने के लिए अपने लिए स्कूल खोल सकते हैं। तो 29-30 एक दूसरे से कोरिलेटेड है और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। आपको मैंने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक पढ़ाया। 31 में पहले ही बता चुका हूं, संपत्ति का अधिकार था जिसको क्या कर दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन से उसे हटा दिया गया है। बात करेंगे आर्टिकल 32। मान लो आपके किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है, कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आपका अधिकार बनता है कि उस उल्लंघन के विरुद्ध में आप सीधा देश के सबसे बड़े न्यायालय जा सकते हो और उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़े अदालत में जाने की आपके पास पावर है और उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के थ्रू जाओगे? तो आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू जाओगे। मान लो समानता का अधिकार था आपके पास, राइट टू अपॉर्चुनिटी था, आपके पास उपाधियों की अंत थी, आपको अनटचेबिलिटी था, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था,
ठीक है, या आपने स्वतंत्रता में देखा था 6 प्रकार की स्वतंत्रता, आपने दोष सिद्धि में देखा था, आपने प्राण एवं दैहिक पर्सनल लिबर्टी की बात किए थे, राइट टू प्राइवेसी की बात किए थे, हमने बच्चों के शोषण की बात किया था, बड़ों के शोषण की बात किया था, धार्मिक आजादी की बात की थी। इनमें से किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसके उपचार के लिए आप कहाँ जाओगे? तो इसके उपचार के लिए एक आर्टिकल बना, वही आर्टिकल नंबर है 32, जिसको लेकर आप सीधा जाते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी आर्टिकल 32 के थ्रू संवैधानिक उपचार करोगे फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पर, व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है। और ये कौन सा आर्टिकल होता है? तो आर्टिकल नंबर 32। यानी एक लाइन में लिख सकता हूं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, उल्लंघन पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, ठीक है, नागरिक इस आर्टिकल के थ्रू, इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इकलौता ऐसा मैटर है भाई, भारत में इकलौता ऐसा मैटर है जिसको लेकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और वो मैटर क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? ठीक है, इसके के अलावा यहीं पर मैं एक और नोट आपको लिख दूं कि अगर मान लीजिए कि आप हाई कोर्ट जाते हो तो वो आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू जाओगे। यहीं पर आप थोड़ा सा एक नोट ऐड कर सकते हैं। नोट में आप लिख लीजिएगा कि हाई कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट में अपील आर्टिकल नंबर 226 के तहत करते हैं, 226 के तहत करते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट जाना होगा, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है और आप हाई कोर्ट जा रहे हो तो किस आर्टिकल के थ्रू जाओगे? तो आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू। और सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो किस आर्टिकल के थ्रू जाओगे? आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या हाई कोर्ट क्या करेगा? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसके विरुद्ध रीट दायर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट कितनी तरह के रीट दायर करता है? तो एक लाइन अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है? रीट दायर करता है, रीट दायर करता है, रीट दायर करता है। अगर ये बात हम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगा, तो रीट दायर करेगा। कितनी तरह की रीट दायर करेगा? तो कितने टाइप कितने हैं? तो रीट के जो टाइप होंगे वो होंगे आपके 5, यानी रीट के प्रकार कितने होंगे? 5। और इसको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लिख रहा हूं। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया तो ये कभी गलत नहीं होगा, जिंदगी में कभी ये गलत नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और उस ट्रिक का नाम है बंदी पति परमेश्वर, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, उसका अधिकार। बस ये लाइन याद कर लेना हमारे साथी, मैं गारंटेड कह रहा हूं जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, इस चीज का दावा हम आपके साथ ठोक रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे कहूंगा ये लाइन याद कर लेना, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। अगर ये लाइन याद तो रीट की कहानी खत्म। 5 वर्ड होते हैं, पांचों वर्ड इसमें आपको याद हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूं कि बंदी से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हैबियस कार्पस बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रति से होता है प्रतिषेध, यानी प्रोविएशन बोलते हैं, प्रतिषेध हो जाएगा, प्रोविएशन हो जाएगा। परमादेश का मतलब होता है, परमेश्वर से हो गया परमादेश, परमेश्वर से क्या हो गया? परमादेश। इंग्लिश में इसी को मैंडेमस बोलते हैं। उसका से होगा उत्प्रेषण, उसका से हो गया उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है सेरेट्रियो, ठीक है, सेरेट्रियो। और अधिकार से होगा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब कोवेरेंटो, अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 आपको बातें लिख दी है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रति से प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण और अधिकार से अधिकार परीक्षा। इनका इंग्लिश नाम भी याद कर लेना। अधिकार से होता है आपका कोवेरेंटो, उत्प्रेषण से होता है सेरेट्रियो, परमादेश से होता है मैंडेमस, और प्रति से होता है प्रोविएशन, और बंदी से होता है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये 5 तरह का रीट होता है, और इन्हीं पांचों तरह के रीट का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है लोगों के फंडामेंटल राइट्स। थोड़े थोड़े इन पर हम बात करेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना अपराध कर दे, सुप्रीम कोर्ट, उस व्यक्ति का अधिकार है कि उसे 24 घंटा के अंदर न्यायालय प्रस्तुत किया जाए। ये उस व्यक्ति का अधिकार है। अगर 24 घंटा से अधिक हो गया तो उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा, चाहे वो व्यक्ति देश का कितना भी बड़ा क्यों ना अपराधी हो। तो यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि अपराधी को 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर अंदर कहाँ करना होगा? मजिस्ट्रेट के पास,
मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होगा, पास प्रस्तुत करना होगा, करना होगा। पहला तो बात समझ लीजिए। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। जब मान लो कोई उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, किसी भी अधिकारी को क्या करता है, मना करता है। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए क्या करना, मना करना। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। और परमादेश का मतलब किस अधिक, मतलब क्या होता है ना कि कोई कोई सरकारी कर्मचारी होता है वो अपने पद पर रहकर और अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो उसके लिए परमादेश दायर किया जाता है। और उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है मामले को ऊपर भेजो, मामले को ऊपर भेजो। तो प्रतिषेध का मतलब रोक दो, प्रतिषेध का मतलब रोक दो, और उत्प्रेषण का मतलब ऊपर भेज दो। तो दो एक साथ याद कर लेना है, प्रतिषेध का मतलब रोकना और उत्प्रेषण का मतलब ऊपर भेजना। और अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है कि किस अधिकार से, कभी कभी क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी को साइन मार देता है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि किस अधिकार से आपने ये काम किया। तो अधिकार परीक्षा का मतलब किसी व्यक्ति के समक्ष पूछा जाता है। यानी यहाँ एक लाइन आपको बात समझना होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो या परमादेश हो या अधिकार परीक्षा हो, ये तीनों के तीनों ये किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दायर किया जाता है, सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दायर किया जाता है। और अगर हम बात करेंगे प्रतिषेध और उत्प्रेषण, तो ये किसके खिलाफ दायर किया जाता है, तो ये न्यायालय के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है। 5 तरह की रीट होती है। 3 रीट सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किया जाता है या किसी अन्य के विरुद्ध, लेकिन ये दो जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये किसके विरुद्ध दायर किया जाता है, तो न्यायालय के विरुद्ध दायर किया जाता है। यही सेम पांचों के पांचों रीट किसमें भी दायर किया जाता है, तो हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट भी इनको रीट को दायर करता है। लेकिन ध्यान रखना है, रीट दायर करने के मामले में हाई कोर्ट के पास थोड़ी सी शक्तियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट रीट दायर नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर रीट दायर करता है। और जब हम बात करेंगे हाई कोर्ट का, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ये कानूनी मामलों पर भी रीट दायर कर सकता है। तो इस तरीके से आज आपने पढ़ लिया आर्टिकल 32 आर्टिकल। कल आखिरी क्लास होगा जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के सारे पॉइंट्स, जो भी बच्चे खुचे पॉइंट होंगे उनको खत्म कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल।